Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डे 2 यानी 1 फेब नस्ट एनईटी 2 जो आप बच्चों का हो रहा है फॉर 2026 एडमिशंस, उसके फिजिक्स के डे 2 के तमाम एमसीक्यूज को उसका डिटेल के अंदर सोल्यूशन करेंगे। मेक श्योर कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू है, वीडियोस को देखते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल नोटिफिकेशंस ऑल पे सेट कर लो और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। वो तमाम बच्चे, वो तमाम आप बच्चों के जो दोस्त हैं जो कि आगे आने वाले दिनों में अपना नस्ट का एनईटी देंगे, लाजमी उन तक ये वीडियो को पहुंचा दें, उनका भी फायदा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, अगर आप बच्चों का खुदा न खास्ता रिजल्ट अच्छा नहीं भी आता है, आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, तो पास एजुकेशन सिस्टम अपना एक सुपर प्रीमियम बैच लेके आ रहा है जो कि नस्ट एनईटी 3 और एनईटी 4 की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अभी इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारे बैच के भी हिस्सा बन जाते हो। अभी आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच के हिस्सा बन सकते हो। नोट दिस नंबर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर। यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। ये बैच स्पेशली डिजाइन किया गया है एनईटी 3 और एनईटी 4 की प्रिपरेशंस के लिए। ओके जी, के लिए नस्ट के अंदर भी गया था कि नस्ट के अंदर जाके बच्चों के वन ऑन वन इंटरव्यू करते हैं, उनके रिव्यूज लेते हैं, तो बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे भी टेस्ट हो रहे हैं। वही चीजें आ रही हैं जो आपको एंड गेम्स के अंदर करवाई हैं, वही चीजें आ रही हैं जो आपको बार बार बताते आ रहे हैं, वही टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को पूरा साल बताते रहते हैं कि इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो। तो आए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम और लगाए इन चीजों पे डे 2 के तमाम एमसीक्यूज फिजिक्स के। ओके जी, डे 1 के मैं करवा चुका हूं आप लोगों को। डे 1 के मैं आप लोगों को शाम टाइम रात को वीडियो बनाई थी ना डिटेल के अंदर, वो मैं डे 1 के करवा चुका हूं। अब डे 2 के करवाऊंगा। ओके जी, पास एजुकेशन सिस्टम का ये ऑफिशियल नंबर है, ये मैंने सेव किया हुआ है हाफिज के नाम से, ठीक है। तो ये पूरी टीम हमारे इसको डील करती हैं, जिसमें सर बिलाल उसके हेड हैं जो इसके को पूरा वो देख रहे होते हैं। तो वो बच्चों ने फिर इस नंबर पे मैसेज भेजने होते हैं ना, पास एजुकेशन सिस्टम का ये ऑफिशियल नंबर है, ठीक है, जो वेरीफाइड ये नंबर है। तो इस पे बच्चे भेजते हैं, तो मुझे फिर टीम ने भेजे हुए हैं कि सर ये एमसीक्यूज बच्चों ने बताया कि आज उनके पेपर में आए हैं, तो आए जरा अब इनका पोस्टमार्टम करते हैं जी। पहला फिजिक्स के एमसीक्यूज में हाफ लाइफ में से पूछा कि ये नीचे कंपाइल हुए हैं, ठीक है, नीचे कंपाइल भी हुए हैं, उनको भी मैं डिटेल में करवाता हूँ। पहले बच्चों की वन ऑन वन देख लो जो फॉरवर्ड हुए हैं। हाफ लाइफ के थे, अल्फा डिके ऑफ यूरेनियम के बारे में पूछा हुआ था, ओजोन डिप्लीशन कॉज करती है स्किन कैंसर को, आगे आंसर भी बच्चा बता रहा है। क्वार्क प्रोटॉन के अंदर है, इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू इनर शेल विच सीरीज, तो फिफ्थ ऑर्बिट से पहले में आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दो चार चीजें समझने की जरूरत है। कौन कौन सी भला? देखो, अगर तो इलेक्ट्रॉन जंप करके आए कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके आए, किस में आए? अगर तो फर्स्ट के अंदर आए, अगर इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आए, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट के अंदर आ जाए, तो ये सीरीज कौन सी बनती है? लाइमन सीरीज। भैया ये बनता है लाइमन सीरीज। अगर वो सेकंड ऑर्बिट में आए, कहीं से भी जंप करके, अब भाई पहले से सेकंड में जाएगा, थोड़ी लाइंस निकलेंगी, वो तो एक्साइटेशन होगी अगर वो पहले से दूसरे में जाएगा। डी एक्साइटेशन में रेडिएशन निकलेंगी जो कि स्पेक्ट्रल लाइन लाई करेगी अल्ट्रा वायलेट, विजिबल या इंफ्रारेड में। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके आए सेकंड में, तो ये फिर सीरीज बनती है बाल्मर सीरीज। गॉट इट? उसके बाद अगर वो थर्ड में आए तो ये बनती है पास्चन, ये बनती है पास्चन। अगर वो 4 के अंदर आए तो ये बनती है ब्रैकेट, और अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी डी एक्साइट होके आए पांचवें शेल में, तो ये बनती है पी फंड सीरीज, और पी फंड के बाद आती है हमफ्रीज। याद रख लो, यहाँ पे मजे की बातें ये हैं कि जो हमारे पास है जनाब लाइमन सीरीज की अल्ट्रा वायलेट जो स्पेक्ट्रल जो लाइन है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में जाती है। बाल्मर की स्पेक्ट्रल लाइन इंफ्रारेड रीजन में, पास्चन की बाल्मर की विजिबल रीजन में ना, विजिबल रीजन में। सर जी ये देखें लाइमन की जाएगी अल्ट्रा वायलेट में, बाल्मर की जाएगी विजिबल रीजन में। पढ़ा के आप लोगों को ये सारी बातों को पता ही है, और ये इन सब की जाती है इंफ्रारेड रीजन में। आप लोग सारे बच्चे अच्छे से जानते हो। ओके, अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पे और क्या आ रहा है हमारे पास कि विच इज नॉट सेटिस्फाइंग बोहर ऑर्बिट। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के थे, पीएन जंक्शन के कलेक्टर में से पूछा गया, ट्रांसफार्मर में से यूज फॉर सॉफ्ट आयरन, जनरेटर है, इंड्यूस ईएमएफ है, यानी ईएमएफ इज इक्वल टू वीबीएल वाले में से, वेबर पर मीटर स्क्वायर इन गॉसेस। अच्छा, वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड को ही बोलते हैं, ठीक है। राइट हैंड रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कॉइल व्हेन मैग्नेट मूव अलोंग एक्स एक्सिस, इस तरह का क्वेश्चन था। फेराडेज लॉ इंक्रीजेस, इस तरह का। गैल्वानोमीटर, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग सेम वेलोसिटी एंड डायरेक्शन एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड,
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। तो याद रखो जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ईएमएफ इज एन ओपन सर्किट पूछा हुआ था, कलर कोडिंग में से आए हुए थे, कार्बन रेजिस्टर में से आए हुए थे। इफ क्यू चार्ज एट सेंटर ऑफ गॉसियन सरफेस इज मूव्ड अवे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ था। उसके बाद डिफाइन हीट इंजन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडी के अंदर से था। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज इंक्रीज 25%। इस तरह के क्वेश्चन थे। फिर आ जाता है नेक्स्ट कि राइट हैंड रूल टू फाइंड, ये मैं आपको बता चुका हूँ ईएमएफ। तो फिर यहाँ पे अच्छा जी, उसके बाद देन इट्स इफेक्ट ऑन फ्रिंज स्पेसिंग क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ, अच्छा 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है ना, यानी हाफ का भी हाफ, यानी 50 का भी 50, 25 बनता है ना, तो 1/4 कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, अब ये डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन क्या होता है, यानी कि हमारे पास ये जो कैपिटल एल है वो, अगर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट हो वो स्मॉल डी होता है। उसका रेजोनेंस का पूछा हुआ था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा ऑसिलेशन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ एम्पलीट्यूड इज गिवन, ठीक है, यहां से पूछा हुआ था। यहां से उसके बाद ये एस्केप वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, और ये सारे एंड गेम्स के अंदर मैं एमसीक्यूज करवा चुका हूँ सारे। मैक्सिमम रेंज एट 45 डिग्री, वही सिग्निफिकेंट फिगर्स में से आया हुआ था। एंटी मैटर किसने डिस्कवर किया था, डायरेक्ट ने किया हुआ था। उसके बाद फिर है, बच्चों ने ये एमसीक्यूज भेजे हुए हैं ना पास एजुकेशन सिस्टम के ऑफिशियल नंबर पे, तो वो ये एमसीक्यूज हैं। उसके बाद सर्कल वर्टिसेस ऑफ एलिप्स है z1 प्लस z2 आगे। उसके बाद एट सर्टन कंडीशन, एट ओनली वन कंडीशन, फिर सेट ट्रांजिटिव। ये मैथ के सर बिलाल ने एक बड़ी बेहतरीन किस्म की वीडियो आप लोगों के लिए डिजाइन की हुई है। डे वन के ऊपर भी सर बिलाल ने आपको करवा दिए हुए, डे 2 के भी करवा दिए। मैं फिजिक्स के और इंग्लिश के करवाऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। ओके जी, उसके बाद हाफ लाइफ अल्फा डिके ऑफ यूरेनियम ये आपको बता चुका हूं। ओके जी, उसके बाद है लिमिट्स के, ये फिर फिजिक्स के। अच्छा जी, अब आप तमाम बच्चे यहाँ पे आ जो आप लोगों को काफी हद तक पता चल गया होगा कि कौन कौन से आप लोगों के होंगे एमसीक्यूज थे। अच्छा जी, फिर कहने वाले क्वेश्चंस बहुत इजी थे। अब बच्चों ने एंड गेम्स देखे गए हैं तो ऑब्वियसली उनको इजी लगेंगे ना। ओके जी, ये पहला क्वेश्चन देखो जी जो कंपाइल किया हुआ है। अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ डिस्प्लेसमेंट x given by direction, given by the equation x equal to 30 cosine of 50t, where t is the time in seconds, what is the frequency of the oscillation। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है नस्ट के अंदर क्या जी, कि आप लोगों ने बतानी है। मैं तो सिंपल दो चीजों को बस देखूंगा, दिया हुआ क्या फाइंड आउट क्या करना है। भैया पूछा हुआ है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ओके जी, अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कुछ आता है, एफ का कुछ आता है फॉर्मूला। सर एफ का डायरेक्ट तो कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ये पढ़ा हुआ है 2πf। तो यहां से एफ को साइड पे कर लो, ओमेगा अपॉन में 2π, ओमेगा अपॉन में 2π, कुछ इस तरह का ही पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अब ओमेगा किधर से निकालेंगे, आप लोग जानते हो कि ये जो पूरी इक्वेशन दी हुई है एक्स इक्वल टू ये सारा, ये बेसिकली एक्स इक्वल टू ए कोसाइन ऑफ ओमेगा टी के इक्वल होता है। बिल्कुल, अगर अगर आप लोग इस चीज से इत्तेफाक करते हो तो क्या आप लोग ये जानते हो x इक्वल टू ए कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। और यहां पे क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 30 कोसाइन ऑफ 50t। तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे एम आई राइट कि ओमेगा की वैल्यू 50 दी हुई है। बिल्कुल, इसको x नॉट कह लो, ए को x नॉट कह लो, एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड है। तो भैया क्या ओमेगा की वैल्यू, क्या ओमेगा की वैल्यू 50 दी हुई है, बिल्कुल। तो क्या मैं लिख सकता हूं ओमेगा इज इक्वल टू 50, कोई मसले की बात यहां तक, बिल्कुल ठीक है। अब ये ओमेगा की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, यहां पे पुट कर दीजिए, तो यू विल हैव योर आंसर। कैसे भला, यहां पे अब आप अगर पुट करोगे तो f इज इक्वल टू ओमेगा की जगह पे आ गया 50, नीचे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 जो कि 6.28 बनता है। तो f की वैल्यू क्या बन गई, 50 डिवाइडेड बाई 6.28। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 8 48 है, तो 8 पॉइंट समथिंग है, 8 पॉइंट, बस इतना ही तो निकालना, आप खुद देख लो 8 पॉइंट समथिंग है। तो लगभग किसके पास पास की बात हो रही है, क्या आप लोग इत्तेफाक करते हो कि 8 हर्ट्ज के पास की बात हो रही है। बिल्कुल भाई, 8 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज कभी बन ही नहीं सकता, 0.13 0.020 ये तो बन ही नहीं सकते। सो दैट इज वाई राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन का फ्लेवर दोबारा लेंगे जी। आ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ डिस्प्लेसमेंट x गिवन बाय द इक्वेशन x इक्वल टू 30 कोसाइन ऑफ 50t, वेयर t इज द टाइम इन सेकंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। मैंने देखा फ्रीक्वेंसी निकालनी है,
यहां से पता चला था कि ओमेगा का कोई ना कोई सीन चलेगा। ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ, एफ को साइड पे किया, ओमेगा अपॉन में 2 पाई, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू यहां से निकाल ली, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी कह लो, या एक्स इक्वल टू ए कॉज ऑफ ओमेगा टी कह लो, ठीक है ना। तो ये ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, यहां से देखो ओमेगा की वैल्यू 50 आ गई, और एक्स नॉट की वैल्यू 30 जो कि कहीं पे यूज नहीं होगी। ओमेगा 50 इधर पुट किया, नीचे 6 कह लो, 3 टू 6, तो वो देखो तो 8 के करीब की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बच्चों से पूछा गया, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज बेसिकली हॉरिजॉन्टल रेंज ही होती है, ठीक है। वर्टिकल रेंज तो हाइट बन जाती है ना। तो याद रख लो जो हमारे पास रेंज है वो मैक्सिमम किस एंगल पे होगी। रेंज मैक्सिमम होती है 45 डिग्रीज पे। किस पे होगी? 45 डिग्रीज पे। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी बीटा ऑप्शन, क्योंकि रेंज हमारे पास होती क्या है? रेंज हमारे पास होती है आर इज इक्वल टू वी आई स्केयर अपॉन में जी इनटू साइन 2 थीटा। ये हमारे पास रेंज होती है, वी आई स्केयर अपॉन में जी साइन 2 थीटा। इफ यू विल यूज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, then sine of 2 into 45 will give you sine of 90, and you know very well कि sine of 90 will give you the highest value in its graph। हाईएस्ट वैल्यू जो इसका एम्पलीट्यूड बनेगा 1, -1 से 1 तक रेंज होती है साइन फंक्शन की, ठीक है। साइन फंक्शन का भैया ग्राफ अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आप लोग अच्छे से जानते हो एक चीज को कि साइन फंक्शन का ग्राफ, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम साइन फंक्शन का ग्राफ को प्लॉट करें तो यू विल सी लाइक दिस वन, कि जो इसका ग्राफ बनता है ना वो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा। यहाँ पे 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है। 0 इसको 180 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? 180। आप मेरी बात को समझ गए कि जिसको मैं 0 कह रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं मतलब कि यहाँ पे इसका डिस्टेंस, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाता है ना। उधर +1 इधर -1। अगर एंगल की बात करोगे यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360। डिस्प्लेसमेंट की बात, यहाँ पे भी 0 डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, इधर +1 इधर -1। खैर बातें बहुत हो गई हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम किस पे होगी? 45 डिग्री पे होगी। आगे चलते हैं, आगे देखो जी, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है 100%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 3% and 4% रिस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके जी, काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट के अंदर हमारे पास एरर कितना आएगा भैया? काइनेटिक एनर्जी लिख लो, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी फिजिक्स के अंदर होता है हाफ एम वी का पूरा स्क्वायर, इधर वी का स्क्वायर। भाई याद रख लो, अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, कहीं पे भी मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, तो एक सिंपल सा रूल याद रख लो, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है ना, तो जो आप लोगों ने इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है ना, उनको ऐड ही करना है, उनको ऐड ही करना। अब बस कर लो हल, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो एम वी स्क्वायर हाफ तो इसका कोई रोल नहीं है, तो एम वी स्क्वायर है, यहाँ पे एम वी स्क्वायर है, तो आप लोग चेक कर लो, मैथ्स और वेलोसिटी है। मैथ्स का कितना है? मैथ्स का तो भाई 3% है, देखो ना पहले मैथ्स का जिक्र है 3%, तो 3 आगे मल्टीप्लाई है तो इसको मैंने ऐड कर लिया। v का स्क्वायर है तो v कितनी है? 4%। v कितनी है? 4%। तो इसको मैंने लिख लिया कि दैट इज 4%, और ऊपर स्क्वायर था। अब आप बच्चे बोलेंगे 4 × 4 16 बनेगा, ये गलती नहीं करनी है, ये स्क्वायर नहीं है, ये इसका रूल अप्लाई होगा। बेशक यहाँ पे स्क्वायर ही है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट अनसर्टेनिटी का रूल होता है कि इस स्क्वायर को, यानी जो पावर है इसके मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 + 4 × 2 8, तो 8 + 3 कितना हो गया? 11। सो राइट ऑप्शन विल बी 11। यू कैन सी इन अल्फा ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन सही से बताएं, मजा आया? क्लियर हुआ? 100% क्लियर हो रहा है? अभी कमेंट करके मुझे बताओ 110% क्लियर हुआ है ये क्वेश्चन? ये लॉजिक समझ आया? v का स्क्वायर था, v का स्क्वायर था। अभी जो स्क्वायर है इस पावर को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, पावर को मल्टीप्लाई करवा दीजिए। आगे चले, आगे द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0। भाई 0 कब होगा? जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे या इक्वल होंगे। देखो ना, मिसाल के तौर पे अब बात को ध्यान से समझना है। अब मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लो दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर मैंने यहां पे बना दिया, दूसरा वेक्टर भी मैंने यहां पे बना दिया, ठीक है।
अब ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, अब इन दोनों वेक्टर्स की आप थोड़ी सी सूरत हाल चेक करो। अब ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या पैरेलल हैं? बिल्कुल पैरेलल हैं, ये इक्वल भी हैं। जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो इनमें एंगल कितना होता है? एंगल तो 0 डिग्री होता है। अगर एंगल 0 डिग्री है, अगर एंगल 0 डिग्री है तो मुझे बताओ वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? ये जो लिख रखा है, ये जो लिख रखा है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है? वो होता है ए क्रॉस बी, और ये इक्वल किसके होता है? ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप। यहाँ पे ये जो थीटा एंगल है ना, ये बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर होता है। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो साइन ऑफ 0 0 हो जाएगा, तो उन दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट 0। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब भी, जब ये पैरेलल हो जाएंगे तब भी, तो एक ऑप्शन को चूज करना होता है। सो दैट इज बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा? बोथ ए एंड बी। कि भाई या तो दो वेक्टर पैरेलल हो जाएं, या तो दो वेक्टर पैरेलल हो जाएं, या दो वेक्टर इक्वल आ जाएं, तो हम बोलेंगे इनका वेक्टर प्रोडक्ट तो 0 है। गॉट इट? उसके बाद भैया नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज क्वांटिटीज दैट डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन। तो डायमेंशन किस किस की सेम नहीं है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया फिर। तो देख सकते हो वेलोसिटी और स्पीड इन दोनों की क्या होती है? एल टी माइनस वन, दोनों की क्या होगी? एल टी माइनस वन डायमेंशन। प्रेशर और स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू निकाल लो। प्रेशर क्या होता है? पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो एफ की क्या होती है हमारे पास? फोर्स एम ए, तो एम एल टी माइनस टू, नीचे एरिया एल स्क्वायर। गॉट इट? तो वही बन गई ना, प्रेशर की क्या बन गई? प्रेशर विल बी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। गॉट इट? ओके। उसके बाद है फोर्स एंड इम्पल्स, ठीक है, फोर्स एंड इम्पल्स। तो फोर्स की तो न्यूटन है, एफ एम ए यानी एम एल टी माइनस टू, और इम्पल्स ये होता है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम एम वी से निकाल लो यानी एम एल टी माइनस वन, और इधर निकल रही है एम एल टी माइनस टू, तो इन दोनों की सेम नहीं है, यही पूछा हुआ है। डू नॉट हैव सेम डायमेंशन, तो किन की सेम डायमेंशन नहीं है? फोर्स और इम्पल्स की। भाई वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी एफ डी होता है, तो एफ की तो निकाली फोर्स एम एल टी माइनस टू, लेकिन आगे डी भी आया तो उसका भी यहाँ पे स्केयर लग गया, तो एम एल स्केयर टी माइनस टू, और एनर्जी भी यही होती है, एम वी स्केयर है ना, एम वी स्केयर, तो एम की एम, वी स्केयर, वी की होती है एल टी माइनस वन, तो जब स्केयर बनेगा एल स्केयर टी माइनस टू, तो दोनों की सेम आ गई। डिफरेंट किसकी है? फोर्स और इंपल्स की डिफरेंट है, नोट करेंगे। 100% क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर ऑब्जर्व्ड इन द विजिबल रीजन। तो बाल्मर की जो स्पेक्ट्रल लाइन है, जो बाल्मर की स्पेक्ट्रल लाइन है, ये तो जाती है विजिबल रीजन के अंदर। ओके, सही है। अच्छा जी, उसके बाद लाइमन की किसमें जाती है? ये सारा नोट कर लो, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। पी फंड की भी इंफ्रारेड रीजन, ब्रैकेट की भी इंफ्रारेड रीजन, लाइमन की भी इंफ्रारेड रीजन। गॉट इट? ओके, आगे चलें। ओके जी, आगे चलते देखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको नोट कर लो, ये इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास the angular velocity of a rotating disk increases from इतनी value to इतनी in इतने time. What is the disk's average angular acceleration? Okay, एंगुलर एक्सेलरेशन आप लोगों ने कुछ पढ़ रखा है, मैंने पढ़ रखा है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा, अल्फा होता है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन में टी। तो यहाँ पे वैल्यूज को बस पुट करना। ओमेगा फाइनल कितना हो गया? 5 रेडियन पर सेकंड, माइनस पहले कितना था? 2 रेडियन पर सेकंड, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 0.5 आ गया, तो 0.5 पे मैंने डिवाइड कर लिया, तो 3 डिवाइडेड बाई 0.5, 3 डिवाइडेड बाई 0.5, पॉइंट को खत्म किया, ऊपर 0 लग गई, और 5 6 बार 30, तो 6 हमारे पास, लेकिन यूनिट क्या आएगा? यूनिट विल बी रेडियन, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि कहाँ पे लिखा हुआ है? जो कि लिखा हुआ है हमारे पास 6 रेडियन पर सेकेंड। तो डेल्टा ऑप्शन है ही नहीं ना, डेल्टा ऑप्शन में आना था, नीचे तो नहीं कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं है, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग आ रहा है, तो डेल्टा ऑप्शन में आना था 6 रेडियन पर मीटर स्क्वायर। गॉट इट? क्लियर है? क्वेश्चन को एक दफा खुद देख लो दोबारा, क्वेश्चन को सारे बच्चे एक दफा देख लो। क्लियर है? ओके जी, उसके बाद अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारे पास है कि द वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर ये गिवन है बाय अ फोर्स। तो अब इसके अंदर आप लोगों ने निकालना है वर्क डन, एफ डी होता है डॉट प्रोडक्ट है, तो सिंपल सी बात है डॉट में आई वाला आई से मल्टीप्लाई करो, टू वाला थ्री से, टू थ्री जा सिक्स, प्लस का साइन डाला, टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन तो क्या बन गया माइनस का टू, प्लस का साइन डाला, फिर माइनस फाइव इंटू माइनस वन तो प्लस का फाइव ही आ गया, गॉट इट। तो ये बन गया सिक्स माइनस टू प्लस का फाइव, सिक्स और फाइव 11, सिक्स और फाइव 11, 11 माइनस टू कितना होता है 9, सो 9 और आगे जाउल आ गया। तो राइट ऑप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है 9 यूनिट्स कह लो, उसने यूनिट कह लिया, उसने कहा वो किसी भी यूनिट के अंदर हो सकता है ना, जाउल थोड़ी है, किलो जाउल हो सकता है, मेगा जाउल हो सकता है, माइक्रो जाउल हो सकता है। विच हैज द सेम डायमेंशन एज डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। भैया एंगुलर मोमेंटम यूनिट क्या होता है न्यूटन सेकंड, क्या होता है न्यूटन सेकंड, सॉरी एंगुलर मोमेंटम है ना, तो ये क्या बन गया जाउल सेकंड, क्या बन गया जाउल सेकंड। एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम तो जाउल सेकंड बन गया, और ये जाउल सेकंड प्लैंक्स कांस्टेंट का भी होता है जाउल सेकंड। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ कॉम्पटन स्कैटरिंग बाय चेंजिंग इन वेवलेंथ इज मैक्सिमम। तो कॉम्पटन शिफ्ट का मैक्सिमम होगा, तो भैया आप लोग बोलोगे कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा क्या होता है, दैट इज एच अपॉन एम नॉट सी इंटू वन माइनस कोसाइन ऑफ थीटा, ये इस तरह होता है। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूं 180 डिग्री, तो कॉज ऑफ 180 किसके इक्वल होता है माइनस वन के, किसके इक्वल होता है माइनस वन के, यानी अगर कॉज ऑफ 180 कर दें तो माइनस वन होता है। तो यू कैन चेक के माइनस वन माइनस और आगे भी कॉज 180 माइनस वन, तो वो बाहर वाला क्या बन गया प्लस बन गया, तो वन प्लस वन, कॉज ऑफ 180 किसके इक्वल है माइनस वन के, तो जब यहाँ पे माइनस वन पुट करोगे तो वो बाहर वाला क्या बन गया प्लस, और अंदर एक वन तो था, वन प्लस वन हुआ टू, तो ये कितना बन गया टू टाइम ऑफ एच अपॉन एम नॉट सी, गॉट इट, गॉट इट। ओके, तो राइट ऑप्शन विल बी 180 डिग्री, क्लियर है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास एक और भी क्वेश्चन है कि एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड यंग डबल स्लिट में बीटा हमारे पास फ्रिंज विड्थ आ रही है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज हाफ और स्क्रीन, यानी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट यानी डी को हाफ किया गया है, और जो स्क्रीन और स्लिट का डिस्टेंस यानी कैपिटल एल है उसको डबल किया गया, तो सिंपल सी बात है स्लिट और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस कैपिटल एल और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट स्मॉल डी होता है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो वो हमारे पास होता है y इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन में डी। तो चेक कर लो ये किसके इक्वल है, ये बीटा के इक्वल है, उसने खुद बोला हुआ है कि नॉर्मल हालात में ये बीटा के इक्वल है। अब उसकी चेंजिंग्स चेक कर लो, अब चेंजिंग्स क्या कर रहा है, सिंपल सी बात है चेंजिंग्स ये कर रहा है कि हमने जनाब लैम्डा एल को कर दिया टू टाइम ऑफ डबल, और फ्रिंज जो स्लिट के दरमियान में डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया, बटे का बटा ऊपर गया, तो ये बन गया फोर टाइम ऑफ लैम्डा एल अपॉन में डी। तो ये लैम्डा एल अपॉन में डी किसके इक्वल है बीटा के इक्वल है, तो जो नया हमारे पास बना फ्रिंज विड्थ वो पहले वाले का फोर टाइम हो गया, वो पहले वाले का फोर टाइम हो गया। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वी कैन हियर साउंड, हम साउंड को सुन सकते हैं बट देख नहीं सकते, ये क्यों होता है डाइफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ डिस्प्लेसमेंट इतना 30, ये मैं आपको करवा चुका हूँ पहले ही। उसके बाद ओके जी खत्म हो गया, तो ये आप लोग नंबर नोट कर लो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम मस्ट शेयर योर मार्क्स टू दिस नंबर 0304066600। अभी इस नंबर को नोट कर लो, अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंपॉर्टेंट इज के अगर आप बच्चे हमारे चैनल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली तैयारी कर रहे हो अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे शेयर कीजिए। आज एक बच्चे ने रिजल्ट दिखाया था फर्स्ट फेब को कि सर मेरे 144 आए हैं, 140 में और भी बच्चे जा रहे हैं, तो 144 तक आए थे। आप में से कितने बच्चों के क्या क्या मार्क्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अभी मैं आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस भी अभी बता देता हूँ जो आज ज्यादा रिपीट हुए। ओके ओके जी, इंग्लिश के एमसीक्यूज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर एनईटी 3-4 की तैयारी करनी है तो अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करके बैच के हिस्सा बन सकते हो। अगर खुदा न खासा तैयारी अच्छी नहीं है और नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो एनईटी 3-4 की पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनेंगे और अपने मार्क्स को अच्छा खासा बूस्ट अप करेंगे। ओके जी, आइडियोसिंक्रेटिक का सिनोनिम पूछा गया जो कि हमारे पास एक्सेंट्रिक,
ठीक है, एक्सेंट्रिक या पेकुलियर, एक मखसूस, एक जिसे कह लो कि मतलब वो कोई नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल टाइप चीज, ठीक है। ऑस्पिशियस का फेवरेबल और प्रॉमिसिंग या लकी, या जो प्रोपिशियस है वो हो सकता है। ब्लैक का हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है, या रिफ्यूट हो सकता है, या डिसग्रीस हो सकता है। वेव का हमारे पास गिव अप या फॉरगो, इस तरह के ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे चारों पांचों लिख दिए ताकि कोई भी आए तो आपको अंदाजा हो जाए। कॉन्स्ट्रू का इंटरप्रेट होता है, या अंडरस्टैंड होता है, या एनालाइज होता है, डिकोड होता है। बोइस्ट्रस का राउडी होता है, एनर्जेटिक होता है। स्मच का स्ट्रेन होता है, या ब्लर होता है, या मार्क होता है, निशान। हर्ट फेल्ट का सिंसियर होता है, जेन्युइन होता है, या अर्नेस्ट होता है, ये प्रोफाउंड होता है, प्रोफाउंड होता है। इनिमिकल का हॉस्टाइल होता है, हार्मफुल होता है, एडवर्स होता है, या एंटागोनिस्टिक होता है। ओके जी। अब इसके अलावा मैं आप बच्चों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि रीडिंग कंप्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट ट्रिक को नोट कर लें, एक शॉर्ट ट्रिक को नोट कर लो, पास एजुकेशन सिस्टम का एक शॉर्ट ट्रिक। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब भी रीडिंग कंप्रीहेंशन आप बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे, तो रीडिंग कंप्रीहेंशन आप बच्चों ने कैसे सॉल्व करने हैं कि फर्स्ट रीड क्वेश्चंस, फर्स्ट फर्स्ट रीड क्वेश्चंस, फर्स्ट रीड क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, देन रीड पैसेज, फिर पैसेज को पढ़ना है। फायदा क्या मिलेगा सुने, पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं फिर पैसेज। बच्चा नॉर्मली ये गलती करता है, वो पहले पैसेज को पढ़ेगा, फिर उसके क्वेश्चंस पढ़ेगा, और फिर जाके वो उस पैसेज में से उनके आंसर ढूंढेगा। 2 3 4 मरतबा पैसेज पढ़ डालता है, फिर जाके राइट आंसर पर पहुंचता है। अगर आप बच्चे पहले ही क्वेश्चन को पढ़ो, जैसे पूछा गया कोई एक एम्परर था, कोई किंग था, उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, या उसके कितने डॉटर थी, उसके कितने बेटे थे, या उसके बारे में पूछा गया कुछ, तो जब क्वेश्चन पहले पढ़ा होगा ना, तो आपके माइंड में होगा कि ये चीज मुझे तलाश करनी है, ढूंढनी है। तो अब आप पैसेज पढ़ रहे हो, वो चीज ढूंढोगे, फौरन से पहुंच गए और आप उस पर टिक कर दोगे। अगर पहले पैसेज पढ़ोगे तो एक अनडायरेक्शनल पढ़ रहे हो कि इसमें क्या बात हो रही है। बहुत अच्छी बातें पढ़नी चाहिए, ये टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, ये टाइम मैनेजमेंट है। तो मैं रीडिंग से नहीं रोक रहा हूं, मैं उधर आपका टाइम मैनेजमेंट करवा रहा हूं कि आप लोगों ने उधर अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। हाँ, अभी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 100 मरतबा पढ़ो एक पैसेज को, अंडरस्टैंडिंग बनाओ क्या है। ये चीजें आपकी वहां पे चलती हैं जहां पे आपके पास लिमिटेड टाइम नहीं होता है। तो अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है, देयर इज 180 मिनट्स है, एंड यू हैव टू सॉल्व 200 नंबर ऑफ एमसीक्यूज। आपके पास 1 मिनट भी नहीं है एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। तो हाउ यू कैन से कि यू मस्ट रीड 3 टाइम्स अ पैसेज। एक बच्चा 3 दफा पैसेज पढ़ेगा, 6 7 लाइनों को बार बार पढ़ेगा, कहीं पे अटक गया, कोई वोकैबुलरी मुश्किल आ गई है तो प्रोनाउंस नहीं करना, वो उसी पे 1 मिनट लगा देगा। तो ये रिकमेंडेड नहीं होता है। पहले क्वेश्चन पढ़ो और उसका फिर आंसर ढूंढो, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो फिर उसका आंसर ढूंढो। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। दैट वाज ऑल अबाउट योर डे 2 फर्स्ट फेब फिजिक्स एंड इंग्लिश मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, जो कि कई बच्चों के पेपर में आए हैं। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। एक और अलग से वीडियो बनी हुई है, सर बिलाल ने मैथ के एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं, और एक अलग से वीडियो जिसमें मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी बताए हुए हैं। मस्ट वॉच दैट वीडियोस। और अपने मार्क्स को जरूर मुझे शेयर करें, बताएं। ये ऊपर दिए गए नंबर पे, ये पास एजुकेशन सिस्टम का ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे शेयर कीजिए। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जिन बच्चों का सेकंड थर्ड फोर्थ फेब को है, तो इस नंबर पे अपने एमसीक्यूज भी भेजिएगा कि सर ये एमसीक्यूज हमसे पूछे गए थे, ताकि उनको हम सॉल्व करवाएंगे और बाकी बच्चों के लिए फायदा हो जाएगा। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।